बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन आज मेरी कोई हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल तुम खैरियत से नहीं? नहीं, मैं खैरियत से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्मोक जो है उसने तो बहुत ज़्यादा बुरा असर कर दिया। हमजा, मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है। इस वक्त मैं देख सकता हूँ, आप लोग उस तरह से शायद नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। और इरिटेशन भी है इस वक्त इकरा को, और इकरा को कोई इतना खास एक्सपोजर भी वैसे नहीं है। हाँ, वैसे मेरा एक्सपोजर इतना नहीं है हालांकि। और जब मैं आ रही होती हूँ ऑफिस तो फिर मैं गाड़ी की शीशा लगा के बंद करती हूँ, जिस तरह से एहतियात बताते हैं डॉक्टर्स उस तरह से कर रही थी। लेकिन जिस तरह से हमजा कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम जितनी भी केयर कर लेंगे, ये बहुत माइनर चीज़ है कि हमें बचा सकती है इन चीज़ों की वजह से। जैसे कि क्योंकि माहौल में आलूदगी इस कदर बढ़ गई है कि उससे हम जितनी मर्जी एहतियात कर भी लें, फिर भी हमें वो नुकसान पहुंचा रही होगी। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में उन्होंने कहा था कि हमें नुकसान पहुंचा रही होगी। तो इसलिए हम लोगों को फिर अपने रवैयों को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है इस हवाले से। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। कई गलतियाँ जो हम कर रहे हैं वो गलतियाँ हमें दोहरानी नहीं है, उनको कम से कम करते चले जाना है। लेकिन अभी जो लोग इस मसले की वजह से, स्मोक की वजह से किसी परेशानी में हैं, तो उनको डॉक्टर के पास फौरी जाना चाहिए। और अब मैं इकरा से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज ये अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि अब क्योंकि कोई इन्फेक्शन शायद हो गई है तो अब करना क्या है। तो आप लोगों ने भी अपने डॉक्टर से ये राय ज़रूर लेनी है, इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना। बिल्कुल ऐसी एहतियात तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम इसका शिकार हो जाएं तो हमें फिर अपने मौलिज के पास ज़रूर जाना चाहिए, मौलिज को दिखाना चाहिए। और जिस तरह से वो फिर हमें मेडिकेशन बता रहे हो, हमें वो करनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से मैं एहतियात का बता रही हूँ, जिस तरह से बहुत सारे लोग मुझे अभी वैसी जो हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर्स ने कहे थे, अच्छा चाय कावा में अदरक डाल के पी लो, अच्छा स्टीम ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, मैं सारे टोटके कर चुकी हूँ 3 दिन से, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब तुम ऐनक वैसे वो ग्लासेस ले लो जो डॉक्टर साहब आए थे ना, वो आई स्पेशलिस्ट को बता रहे थे कि उससे भी थोड़ा सा फायदा होगा। एक और मशवरा मैंने तो डॉक्टर साहब का हवाला दिया कि डॉक्टर साहब कह रहे थे अमल करके करूंगी, इस पे लाजमी अमल करना है हमें, क्योंकि अब आंखों में तुम्हें देखो ना पानी निकल रहा है। और अगर हमने ये किया होता तो ये कोताही ना हुई होती तो शायद कुछ बेहतरी होती। हाँ, ये कोताही हुई है। खैर, हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से हैं जी। नस्ला टावर गिराने के खिलाफ एहतजाज, लाठी चार्ज और झड़पें, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, सैकड़ों अफराद की नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नारेबाजी, तामीराती कवानीन को वाज़े और आसान बनाया जाए, चेयरमैन आबाद का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया, यहाँ सियासत नहीं चलेगी, चीफ जस्टिस अमीर जमात इस्लामी कराची पर बरहम। कोरोना वबा दुनिया भर के इंसानों को सुख का सांस नहीं लेने दे रही। वायरस की नई किस्म की निशानदही, कोरोना वायरस की नई किस्म को B11529 का नाम दिया गया है। कोरोना की नई किस्म में ज्यादा तादाद में म्यूटेशंस देखी गई हैं। तब्दीलियां जिस्मानी दिफा पर हमला करके बीमारी की मजीद लहरों का बायस बन सकती हैं। यूरोप और एशिया समेत मुतादिद ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान आईटी का उभरता मरकज, सालाना 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स निकलने लगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पाकिस्तान में 2030 तक इक्तसादी तरक्की में तकरीबन 10 खरब रुपए का इजाफा हो सकता है, जो मुल्क की हालिया मजमूई पैदावार के 19% हिस्से के बराबर है। पाकिस्तान 3 लाख से ज़ायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का मरकज है। गूगल और पाकिस्तानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इदारे पाशा की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कंप्यूटर साइंस के शोबे में दुनिया के बेहतरीन 1% मुहक्किकीन में शामिल ये दूसरा मौका है जब डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन को एजाज से नवाजा गया है। डॉक्टर मुबश्शिर ने 100 से ज़्यादा मज़ामीन लिखे। कंप्यूटर साइंस के शोबे में उन्हें 2020 में आला दर्जे का मुहक्किक तस्लीम किया गया। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। जिस तरह से 5वीं लहर का जिक्र हो रहा था, हम बात भी कर रहे थे और जो माहिरीन हैं वो इस बात का ख़दशा भी जाहिर कर रहे थे। अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ने लगी है। कोरोना वबा दुनिया भर के इंसानों को सुख का सांस नहीं लेने दे रही है। आलमी माहिरीन ने कोरोना वायरस की नई किस्म की निशानदेही की है, जिसकी वजह से वबा एक बार फिर
जोर पकड़ सकती है। साइंसदानों का कहना है कि कोरोना की जो अब नई किस्म है वो उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में म्यूटेशंस हुई हैं जो कि जिस्मानी दिफा पर हमला आवर होकर बीमारी की मजीद लहरों का बायस बन सकती हैं। और इस नई किस्म को उन्होंने मैक्रोन का नाम दिया, ओमिक्रॉन का नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया। और ये नई किस्म जो है वो सबसे पहले अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना में दरियाफ्त हुई थी, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका में 6 केसेस की तस्दीक भी हुई है। अच्छा, नए वायरस की अगर हम स्पाइक प्रोटीन में जो देखें तो 32 म्यूटेशंस हुई हैं। और स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा है जिसको ज़्यादातर वैक्सीन्स में मुदाफ़ती निज़ाम की मज़ाहमत के लिए हदफ बनाया जाता है। तिब्बी माहिरीन को अब ये भी खदशा हो गया है कि ये वायरस मौजूदा इकसाम से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और वैक्सीनेशन मुहिम की अफादियत को भी ज़ायल कर सकता है। बिल्कुल। और कोरोना वायरस की जो नई किस्म है मंजर आम पर आने के बाद यूरोप और एशिया समेत मुतादिद ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक खुसूसन जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी ताकि ये जो वायरस है मजीद फैले ना। अच्छा, अब तक वैसे माहिरीन इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि ये वायरस अब तक फैल चुका है, क्योंकि इसराइल के अंदर भी मतलब इस तरह से आया कि केसेस सामने आ गए हैं। और फिर जिम्बाब्वे के अंदर जो मामला है वहाँ से T20 वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर ख़वातीन का, वो भी वहाँ से ICC कह रहा है कि शायद हम इधर से कहीं और भेज देंगे। और इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, प्रोफेसर एरिज़ोना यूनिवर्सिटी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, खदशे का इजहार आप भी कर रहे थे, अभी मतलब लास्ट वीक की बात है और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, बल्कि इसी वीक की बात है, और अब ये वेरिएंट सामने आ गया है। ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक है ये हमें बताइएगा। माहिरीन जो खदशे का इजहार कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है? जी हाँ, जैसे हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था, 5th वेव का हमें कंसर्न था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वैक्सीन जो ग्लोबली अभी अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से जो वायरसेस डॉर्मेंट एरियाज में जहाँ पर वैक्सीन इतनी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ये इजीली म्यूटेट हो सकता है। तो वही हुआ साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना में इसके कुछ केसेस हैं, हांगकांग, बेल्जियम, इजराइल, तो क्लोज टू 7 डजन केसेस हैं और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। और इसमें तक जो साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो स्पाइक प्रोटीन होती है, जब आपकी ह्यूमन बॉडी किसी वायरस को एक्सपोज होती है तो जो डिफेंस है आपका, वो आपकी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज जाके प्रोटीन पे अटैक करते हैं। तो इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर 30+ म्यूटेशन है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल इस तरह दूंगा कि डेल्टा वायरस जो हमारे पास कितना डेडली वायरस था, उसमें कितनी कैजुअलिटीज डेल्टा एंड डेल्टा प्लस, उसमें क्लोज टू 10 वेरिएशन थी, इसमें 30+ हैं। इसी को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। और इसकी जो इश्यूज हैं जिसके बारे में हम सब कंसर्न है वो ये है कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है, बहुत सीवियर डिजीज़ कर सकता है। और उसके अलावा वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है उसके बारे में भी कंसर्न है कि जो हमारे पास फाइजर है, मॉडर्ना है, J&J है, एस्ट्राजेनेका है, कि कितनी इफेक्टिव होगी इस ओमिक्रॉन के खिलाफ। और मॉडर्ना का स्टेटमेंट दिया है कि हम बल्कि मॉडर्ना के अलावा भी बाकी जितनी भी वैक्सीन हैं उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है कि दे स्टार्टेड द रिसर्च ऑलरेडी ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। और मॉडर्ना का कहना यह है कि या तो वो इसकी डोज बढ़ा देंगे या फिर 2 बूस्टर कर देंगे रादर देन कि 1 बूस्टर देने के। तो दिस इज अभी जो हमें इंफॉर्मेशन इस वक्त तक हमें मिली है। डॉक्टर साहब, बूस्टर की बात कर रहे हैं तो ये क्या मतलब तमाम एज के जो अफराद होंगे उनके लिए होगा, या फिर ये होगा कि 60+ जो होंगे उनके लिए, या फिर इस तरह से जो क्रिटिकल कंडीशन में होंगे उनके लिए बूस्टर सजेस्ट की गई? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अब जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स हैं इसके अंदर 32 के करीब जो है वो वेरिएंट्स म्यूटेशंस जो है वो हुई हैं, तो ये इतना डेडली वायरस है, तो फिर इससे बाकी लोग कैसे निपट सकते हैं? देखिए, अभी ये सारी चीज़ें जो हैं इन लैब रिसर्च को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इस वक्त कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। ये प्रॉब्ली इसमें एटलीस्ट 1 और 2 लगेगा जिसमें हमें कोई क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। और ड्यूरिंग द मीन टाइम में हर कंट्री में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जीनोमिक सीक्वेंस करना पड़ेगा तमाम वायरसेस का, इस वजह से कि हमें आइडेंटिफाई करना कहाँ है दुनिया के हिस्से में, क्योंकि ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर सकता है। तो इसी वजह से आपने यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिलीज की कि बैन लगाया है 8 कंट्रीज में, जिसमें साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है और मोज़म्बिक और नामीबिया और 3-4 और मुल्क हैं। तो दिस इज ये कंसर्न है
लेकिन आई थिंक थोड़ा अर्ली है इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना, लेकिन वी शुड हैव टू हैव आवर गार्ड्स अप और हमें बहुत केयरफुल होकर चलना है। अपने प्रिकॉशंस सारे लें, आप जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो लगवाएं, लेकिन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और मोस्ट लाइकली अगर ये वायरस वाकई में कॉज सीवियर डिजीज, तो मेरा यही जहाँ तक ख्याल है कि जो बूस्टर डोज है उसकी मिकदार या तो बढ़ जाएगी या फिर ये कि हम डबल 2 डोजेस लगवाएंगे। और जहाँ तक आपने सवाल किया किस एज ग्रुप में, तो मोस्ट लाइकली एल्डरली में पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एज ग्रुप कम होता जाएगा और यंगर पॉपुलेशन सबसे आखिर में आएगी। लेकिन वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो वायरसेस अब तक साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुए हैं ये मोस्टली यंगर पॉपुलेशन में है, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल सिनेरियो है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमें अपनी एहतियात करनी है, हम परेशान तो बहुत जल्दी हो जाते हैं जब ऐसी बातें सुन रहे होते हैं कि जी नई लहर आने वाली है, फिर से हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अपनी एहतियात नहीं करते। एहतियात वही है जो डेल्टा वेरिएंट के लिए थी, जो अल्फ़ा वेरिएंट के लिए थी, वही एहतियात करनी है और हमारे पास अभी कोई हल नहीं है। देखें जी, हमारे पास जो एहतियात है ऑब्वियसली हैंड वॉशिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड सैनिटाइजर, क्लीन, लेकिन हमारे पास जो दूसरी मेडिकेशन जैसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले ओरल मेडिकेशन के बारे में किया था, वो इफेक्टिव थी तमाम वेरिएंट के खिलाफ एक्सेप्ट दिस वन। तो ये अब नई चीज आई, तो अब देखना पड़ेगा कि वो जो 2 मेडिकेशन अवेलेबल थी फाइजर और मर्क की, आर दे इफेक्टिव वेरिएंट्स। और उसके अलावा मर्क ने आज स्टेटमेंट और भी रिलीज किए कि जो इनिशियली उन्होंने अपनी एफिकेसी कही थी डिफरेंट वेरिएंट्स के खिलाफ वो कम हो गई है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारे पास एक ही ओरल है विच इज फाइजर, इसकी 89% एफिकेसी है। तो लेट्स सी कि इफ फाइजर की जो ओरल मेडिकेशन है वो इफेक्टिव है इस मेडिकेशन के इस वेरिएंट के खिलाफ। उसके अलावा जो हमारी हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उसमें हमारे पास डेकेड्रॉन है, रेमडेसिविर है, मोनोक्लोनल बॉडी, तो वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास आर्सेनल में, लेकिन हमें ये नहीं पता हाउ इफेक्टिव इनके खिलाफ होंगी, क्योंकि 32 वेरिएंट, दैट्स अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स। एग्जैक्टली। बहुत डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और संजीदा और एक वक्त जो है हम मतलब मुश्किल सूरत हाल का शिकार है और अभी पता नहीं है तो वो वाकई में बड़ा कंसर्न है इस हवाले से कि ये इस तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसमें इतने म्यूटेशंस हैं जो कि डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। और 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ज़रा ये पता लगेगा कि सूरत हाल क्या है, कितनी एफिकेसी रह जाएगी। हम जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एहतियात करने के अलावा जो कि हमारे SOPs थे जो 12 आपको हम बताते रहे हैं, माहिरीन बताते रहे हैं, गवर्नमेंट बताती रही है, और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उसके अलावा और दूसरा वैक्सीन लगवाने के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो परेशान होने से ज़्यादा एहतियात जो है वो करना शुरू कर दें और अभी से शुरू कर दें। हम परेशान हो रहे थे कि हमें दोबारा से एहतियात करनी पड़ जाएगी, तो इसमें परेशानी हो ना, परेशान आपने इस वायरस से ज़रूर हो, लेकिन एहतियात आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि अपने ये SOPs जो अपनी लाइफस्टाइल में अपने में ऐड कर लें कि आपने ये करना ही करना है। आप जिस तरह खाना खाते ही खाते हैं, इसी तरह ये जो SOPs हैं इसको भी आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि आपने ये करना ही करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं हम सब एहतियात कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस लहर से भी और पूरी दुनिया इस लहर से महफूज रहे। हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे उन नौजवानों की जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है, फील्ड कोई भी हो, पाकिस्तानी नौजवानों का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी को कंप्यूटर साइंस के शोबे में दुनिया के बेहतरीन 1% मुहक्किकीन में शामिल कर लिया गया और ये दूसरा मौका है कि जब हमजा डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन साहब को ये एजाज़ मिला है, उससे नवाजा गया उन्हें। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी ने 100 से ज़्यादा मज़ामीन लिखे हैं और जिनमें से 12 जो हैं क्लैरीवेट के इंतहाई अहम तहकीकी मज़ामीन उसमें शामिल हैं और वो फ़िलहाल आयरलैंड में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस तौर पर पढ़ा रहे हैं, जबकि वो मंस्टर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता है जिस यूनिवर्सिटी से वो वाबस्ता हैं। बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर साइंस के शोबे में उन्हें 2020 में एक आला दर्जे का मुहक्किक भी तस्लीम किया गया था। ये हैं हमारे आप कह लें कि नौजवान साइंसदान कंप्यूटर साइंसदान डॉक्टर मुबश्शिर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत मुबारक हो आपको, दुनिया का टॉप साइंटिस्ट होने का एजाज़ आपने हासिल किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और 2 दफ़ा मुसलसल जो है आपका नाम आया।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये हाली साइटेड रिसर्चर का अवार्ड है और ये मुझे दूसरी मरतबा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मरतबा मुझे ये 2020 के अंदर कंप्यूटर साइंस के शोबे के अंदर मिला और 2021 के अंदर अभी मुझे क्रॉस फील्ड यानी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर ही मिला है। तो ये अवार्ड बेसिकली इसके लिए काफ़ी एफर्ट चाहिए होता है और मैंने PhD अपनी 2011 में की है। तो 2011 के बाद से लेकर 8-9 साल तक मैं लगातार अनथक मेहनत की अल्लाह पाक के फजलो करम से। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे मेरी रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया गया और बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पर पार्टिसिपेट किया और ऐसी रिसर्च की कि जिसका इम्पैक्ट हो। उसकी बुनियाद पर फिर अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से मुझे ये जो है अवार्ड दिलवाया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने रिसर्च की उसके मौज़ूआत क्या हैं और फिर वो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कितनी बड़ी पेशरफ्त है? जी, जो मेरे तहकीक के मौज़ूआत हैं वो वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क या आप जिसे कह सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन नेटवर्क, यानी आइंदा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे काम करेंगे, इसमें मेरी तहकीक है। मैंने आपको इजमाली तौर पर बता दिया। प्रिसाइजली एक दो मिसालें देके आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आपने नाम सुना होगा 5G का, 6G का। बेसिकली जितने भी नेटवर्क हैं 5G हो, 6G हो या आपके पास जो दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं वाईफाई, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये सारे बेसिकली फ्यूचर जनरेशन के नेटवर्क हैं और इनमें से इनको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो वायर बेस्ड होते हैं और एक वो जो वायरलेस बेस्ड होते हैं। तो मेरा जो फोकस है वो वायरलेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क पे है और उनमें मोर प्रिसाइजली मैं फोकस करता हूँ कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क पे, यानी ऐसे नेटवर्क जिनके अंदर इंटेलिजेंस होती है। यानी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप इंटेलिजेंस डाल दें और उसमें सोचने समझने की सलाहियत आ जाए और वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके अपने ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पैरामीटर्स को और दूसरे पैरामीटर्स को चेंज कर सके ताकि आपकी जो कॉल है या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आराम से हो जाए। तो इसमें मेरा काम है। इसके अलावा मैं दूसरे शोरों में भी काम कर रहा हूँ, मसलन ब्लॉकचेन, जिसमें आपने नाम सुना होगा क्रिप्टोकरेंसी का, बिटकॉइन हो गई, इथेरियम हो गई। तो मेरा क्रिप्टोकरेंसी पे काम नहीं है, अलबत्ता इसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं वो कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क पे अप्लाई हो और कम्युनिकेशन नेटवर्क से कैसे बेनिफिट हासिल कर सकें, इससे मेरा काम है। इसके अलावा आपने गैस्ट्रिक कैंसर का सुना होगा, एंडोस्कोपिस्ट होते हैं जो एंडोस्कोपी करते हैं और एक कैमरा आपके मुंह के जरिए से पेट के अंदर जाता है और वहाँ पे एक मूवी बनाते हैं ताकि हम जो एंडोस्कोपिस्ट हैं वो डिटेक्ट कर सकें कि पेट में जो आते हैं वगैरह हैं इसमें कोई अल्सर या कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो ये ऑलरेडी ये काम ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। मगर इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाना, तो इससे भी मैंने कुछ रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च का इम्पैक्ट का ताल्लुक है तो देखें आप कटिंग एज टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपकी पूरी कम्युनिकेशन जो है ना वो रिलाई करती है। ठीक है। तो मिसाल देके मैं आपको समझा देता हूँ। मसलन एक मेरा जो टॉपिक है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास स्मार्ट ग्रिड आता है। सही। तो ये स्मार्ट ग्रिड है ये बेसिकली एडवांस फॉर्म है आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वो अभी इतना एडवांस नहीं हुआ। बाहर यूरोप में या अमेरिका में जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वो काफ़ी एडवांस हो गया और हम पूरी इलेक्ट्रिकल ग्रिड को कंप्यूटर्स की मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर उन पर कोई साइबर अटैक होता है तो आपकी पूरी ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉप हो जाती हैं और पूरे शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। और उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि आपका हॉस्पिटल, आपके फाइनेंशियल नेटवर्क, आपके दूसरे नेटवर्क सारे डाउन हो जाते हैं। अब इन नेटवर्क को कैसे सिक्योर किया जाए इसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अहमियत क्या हम। ठीक है डॉक्टर, ये भी बताएं ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए जदीद जो उलूम है उनका हुसूल कितना अहम है और मुस्तकबिल में किन शोबों को तहकीक का नौजवानों को मौजू बनाना चाहिए? जी, पाकिस्तानी होने के नाते या पाकिस्तानियों के लिए जो है जदीद साइंसी उलूम का हुसूल बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं और दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहते हैं और एक डेवलप्ड कंट्री की फहरिस्त में आना चाहते हैं तो हमें साइंस पे तो एफर्ट लगाना पड़ेगा।
जहाँ तक मौजूदात का ताल्लुक है तो देखिए, मैं तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, कंप्यूटर रिसर्चर हूँ, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे अहम हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए, तो इनमें जितने भी रिसेंट टॉपिक्स हैं उन पे अगर हम काम करेंगे, मैं फर्दर टेक्निकल नहीं हो रहा क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, मगर इन जनरल कंप्यूटर साइंस के अंदर ये ऐसे शोबे हैं कि जिन पे अगर हम काम करें तो हम जो है काफ़ी आगे जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी हैं, मजहबी लोग जो कि दुनियावी तालीम का हुसूल चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? जी, अगर कोई मजहबी जहन रखने वाले दुनियावी तालीम का हुसूल चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ असली उलूम का हुसूल करें, और ये ना घबराएं कि हमारा हुलिया है या हमारी जो बोधबाश है उसकी वजह से कोई हमें परेशानी होगी और उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं और अपने दीनी उसूलों को, अपने हुलिये को चेंज कर दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने उसूलों पर रहते हुए ठीक है असली उलूम का हुसूल करें। और डेफिनेटली उसमें मुश्किलात तो आती हैं, डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो अल्लाह पाक से आखिरत और फजल मांगते हुए बंदा उसको फेस करे और अपने उसूलों और अपने हुलिये और इन चीज़ों को। डॉक्टर साहब, में हम सब जानते हैं ब्रेन ड्रेन जो है ये बहुत बड़ा मसला है। आपने तो HEC की शराइत पूरी करने के बाद ही पाकिस्तान को छोड़ा है और बिलाशुबा ये आपका ज़ाती फ़ैसला है और हम सब इस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी तरह ज़हीन अफराद मुल्क छोड़ते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन होगी? ये प्रॉब्लम है क्यों, आप क्या समझते हैं और इस मसले का हल क्या है? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैंने उसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ा। मेरा जो गोल है बेसिकली वो ये है कि एक्सपीरियंस लेके फिर मैं पाकिस्तान में जाऊँ और उस एक्सपीरियंस को फर्दर यूज़ करूँ। अब जो एक एस्पेक्ट है कि किस तरीके से ब्रेन ड्रेन को बचाया जा सके, तो देखें, ये तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाती हैं, 10 ईयर पॉलिसी, 20 ईयर पॉलिसीज, और माशाल्लाह से गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाए। तो जो पाकिस्तान में रिसर्चर्स को और साइंटिस्ट को जो प्रॉब्लम फेस होती है वो ये होती है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी उनके लिए डिफ़िकल्ट होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ। तो अगर कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट इस तरह से कर लेता है कि वो इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए कोई दूसरा पासपोर्ट भी एक्वायर कर लेता है और फिर पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, और क्योंकि एक रिसर्चर के लिए ज़रूरी होता है कि वो इंटरनेशनल हो, उसमें मोबिलिटी हो, वो कोलैबोरेट कर सके, यूरोप, अमेरिका वगैरह कॉन्फ्रेंसेस में जा सके फ्रिक्वेंटली, तो ठीक है पाकिस्तानी पासपोर्ट के अभी जो उसमें और उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो अगर कोई रिसर्चर या साइंटिस्ट इस नियत से दूसरा पासपोर्ट का हुसूल करता है कि उसकी रिसर्च में वो फैसिलिटेट करेगा, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुबशर रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मुबारक हो आपको, और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान को ही सर्व करेंगे, तो ये जज्बा बड़ा ज़रूरी भी है और हम इसकी कदर भी करते हैं, होना भी चाहिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।